तो शुरू से रहा है ना हमारे यहाँ। और अब चूँकि जो ये अरब कल्चर है, ये तो बाहर से आया ना, ये यहाँ की ये नहीं कि मैं अर्बन नक्सल को मैं अरबियन नस्ल समझा, ठीक है। हालाँकि अरबियन नस्ल की बात नहीं हो रही थी। थॉट है, उनके किस तरह की उनकी ओरिएंटेशन है, इंटेलेक्चुअली वो क्या हैं, वो बड़ा मुश्किल है, उनके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। और अजीबो-गरीब किस्म के आदमी। मैं अंबर जैदी और एक बार फिर से आप सबका बहुत स्वागत है हमारे आज के खास कार्यक्रम इट्स डिबेटेबल में। आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान से खास मेहमान वसीम अल्ताफ साहब। बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार वसीम साहब। जी, नमस्कार। बहुत शुक्रिया आज आप हमारे शो पर तशरीफ लेकर आए हैं। वसीम साहब, एक वीडियो मैं आपको सबसे पहले दिखाना चाहती हूँ, फिर उसके बाद उस वीडियो के ही आसपास हम चर्चा करेंगे। पहले आप वो वीडियो देखिए। अर्बन नस्ल। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। अर्बन नस्ल की सोच यानी कि अरब नस्ल की सोच आपका और हमारा मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। और घुसपैठिया कहा है उन्होंने तमाम मुसलमानों को। अब इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। तो एक तरफ तो जो मोदी साहब हैं, इनको कुछ अरब ममालिक में बुलाकर अवार्ड दिए जाते हैं, इनके गले में कीमती हार डाले जाते हैं। दूसरी तरफ ये मोदी साहब अरबों को बुरा भला भी कहते हैं। वसीम साहब, आपने ये वीडियो देखी, इसमें आपने मोदी जी का ये जो रिसेंटली एक राजस्थान में रैली के दौरान उन्होंने भाषण दिया था। भाषण के दौरान उन्होंने अर्बन नक्सल, URBANNAXAL, अर्बन नक्सल, ये भारत में एक बहुत ही आम टर्म है जिसको हर कोई जानता है कि इसका मतलब क्या होता है। लेकिन आपके जो सीनियर सहाफी हैं हामिद मीर साहब, जो काफी जाने पहचाने हैं, इनको सब लोग जानते हैं, लेकिन इन्होंने एक अपनी ही अलग से एक मनगढ़ंत एक इंटरप्रिटेशन अर्बन नक्सल की निकाली है। अरबी नस्ल के लोग जिनको ऐसा वैसा अपनी ही तरफ से किस तरह का प्रोपेगेंडा चला रहे, ये क्या है, किस तरह से और कैसे इस तरह से आज के दौर में जब इंफॉर्मेशन एक्सेस इतना ज्यादा है, ऐसे में इस तरह की कोई इंटरप्रिटेशन कैसे निकाल सकता है? देखिए, बात ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ख़ासे जहाँदीदा और समझदार आदमी हैं, और वो कोई भी इस तरह की लूज़ टॉक नहीं कर सकते कि वो एक 20-22 करोड़ की जो आबादी है, उसके बारे में इस तरह के अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करें। उन्होंने अर्बन नक्सल कहा है, और ये टर्म बहुत इस्तेमाल होती है, ख़ास तौर पे बीजेपी सर्कल्स में ये इस्तेमाल होती है, जो डिसेंटर्स हैं या वो उनके लिए ये इस्तेमाल करते हैं। तो मेरा ख़्याल ये है कि वो हामिद मीर जो हैं, वो उसको ठीक तरह से समझे नहीं, और उनके ज़हन के अंदर जो एक साँचा बना हुआ था, उन्होंने उस साँचे में उस टर्म को फिट इन किया, और फिर बग़ैर मज़ीद वेरीफ़ाई किए, क्लैरिफ़ाई किए, उन्होंने वो उस पे तनकीद शुरू कर दी, और वो ट्विटर पे आ गए और ट्वीट्स करने शुरू कर दिए और इस तरह की बातें करना शुरू कर दी। तो मेरा ख़्याल है उन्होंने गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा किया है, और उनको थोड़ा-सा एहतियात से काम लेना चाहिए था, क्योंकि इससे ये है कि उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी अफ़ेक्ट हो रही है। वैसे वो कोई बहुत ज़्यादा पढ़े-लिखे आदमी भी नहीं हैं। मैं तो उनको कोई बहुत ज़्यादा पढ़ा-लिखा आदमी नहीं समझता। डिग्री शायद उनके पास है मैस कम्युनिकेशन की, लेकिन अदरवाइज़ जहाँ तक आपकी नज़र होती है इंटरनेशनल अफ़ेयर्स पे, आपकी ग्रैस्प होती है, आप हालात और वाक़यात को सही तनाज़र में समझते हैं, आई एम सॉरी टू से कि उनमें ये चीज़ें उस तरह से नहीं हैं, और वो हामिद मीर को आप डिफ़ाइन भी नहीं कर सकते कि वो क्या हैं। यानी वो उनकी क्या थॉट है, उनके किस तरह की उनकी ओरिएंटेशन है, इंटेलेक्चुअली वो क्या हैं, वो बड़ा मुश्किल है, उनके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। और अजीबो-गरीब किस्म के आदमी है वो। तो मेरा ख़्याल है इसको नज़रअंदाज़ करें, और उनको बताएँ कि वो गलत हैं और वो गलत बात कर रहे हैं, और वो अक्सर उनकी जो बातें होती हैं ना, वो इसी किस्म की होती हैं।
लेकिन तो वसीम साहब हम तो इग्नोर ही करते हैं इस तरह की चीज़ों को और लेकिन बात ये है कि उनको बताया जा रहा है लगातार ट्विटर पे कि इसका मतलब क्या है और आपने भी वीडियो देखी है उसमें फ़र्क साफ नज़र आ रहा है। मोदी जी ने कहा है अर्बन नक्सल और वो उन्होंने अरबी नस्ल बना दिया। तो जो हम शब्द बोल रहे हैं दोनों में फ़र्क साफ नज़र आ रहा है और कॉन्टेक्स्ट भी पूरा बिल्कुल अलग है। उसको उन्होंने अपने हिसाब से तोड़ा-मरोड़ा है, लोग उनको बता रहे हैं, उसके बावजूद भी वो उसी पे कायम है कि मोदी जी ने यही कहा है अरबी नस्ल के लोग और वो भारत के मुसलमानों को भगोड़ा और पता नहीं क्या-क्या उन्होंने जिन अल्फाज़ों का इस्तेमाल किया है कि उनको ये सब बता रहे हैं। सवाल ये है कि हम जब जर्नलिस्ट की बात करते हैं, जो वर्क एथिक्स होते हैं, जब हम कोई भी रिपोर्ट या कोई भी बात लिखते हैं या बोलते हैं, तो उसकी पूरी जाँच-पड़ताल होती है कि इसका सोर्स क्या है, इसका मतलब क्या है, पूरा वेरीफ़ाई करने के बाद उसको आगे रखा जाता है। काफ़ी सीनियर हैं हामिद मीर, शायद वो जैसा कि आपने कहा कि वो बहुत पढ़ते-लिखते नहीं हैं, लेकिन उन्होंने डिग्री हासिल की है तो मीडिया एथिक्स तो बेसिक सीखे ही होंगे। नहीं, मसाइल तो हैं जी काफ़ी। वो काफ़ी मैं समझता हूँ कि मिसरीड किया है उन्होंने बहुत सी चीज़ों को और ख़ास तौर पे अभी जो ये वाला एक नया एक इश्यू सामने आया है कि आप मिसाल के तौर पे आपने एक ऐसी चीज़ जो कि बड़ी वाज़ेह है, उसको आपने मिस इंटरप्रेट किया है और फिर उसके बाद जब लोगों ने आपको बताया है कि आपने मिस इंटरप्रेट किया है, तो आपने अपने आप को डिफेंड करना शुरू कर दिया वहाँ पे। तो मेरा ख़्याल ये है कि ये जो एक गलतफ़हमी है या जो ये मामला है, ये सुलझ जाएगा। लोगों को पता चल जाएगा कि वो जब उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये बात की, तो किस कॉन्टेक्स्ट में की थी। तो लोग अब समझते हैं इन चीज़ों को और मेरा ख़्याल है कि ये मामला क्लियर हो चुका है काफ़ी हद तक कि हामिद मीर ने गलत सुना और गलत इश्यू के ऊपर वो इस वक़्त आई डोंट नो उनका लेटेस्ट स्टांस क्या है, लेकिन मेरे ख़्याल में उनको अब ज़रा पीछे हट जाना चाहिए क्योंकि वो जो समझ रहे थे वो है नहीं एक्चुअली। जी, अंबर। जी, लेकिन वसीम साहब एक बात ये है कि इतना तो समझ में आता है कि आप उनको फ़र्क साफ नज़र आता है, लेकिन इस तरह की इंटरप्रिटेशन बल्कि यूँ कहना चाहिए कि जो मिस इंटरप्रेट आप करते हैं और फिर उसको आप लोगों तक पहुँचाते हैं, इसका क्या असर जो आवाम है पाकिस्तान के ऊपर होता है? क्योंकि हम जानते हैं कि भारत-पाकिस्तान के बीच रिश्ते बेहतर नहीं हैं, लेकिन ऐसे में जो जर्नलिस्ट हैं, उनकी ज़िम्मेदारी होती है कि लोगों तक सही बात पहुँचाएँ। ऐसे में आप अपनी ही मनगढ़ंत कहानियाँ लोगों तक पहुँचा रहे हैं। और नफ़रत को आप बढ़ावा दे रहे हैं ऐसे वक़्त में जब इलेक्शंस हैं भारत में। इसका असर भारत और पाकिस्तान दोनों में ही उल्टा हो सकता है। आप किस तरह से देखते हैं इसको? मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ कि बहुत एहतियात से काम लेनी चाहिए इन मामलात में और कोई भी लूज़ टॉक नहीं करनी चाहिए। तो अब इस मामले में हम देख रहे हैं कि लूज़ टॉक हो रही है ख़ासी और बहुत एक गैर ज़िम्मेदाराना रवैये का मुज़ाहरा किया जा रहा है, जो नहीं होना चाहिए एक्चुअली। अ, देखिए, कोई भी जो नेशनल लेवल का लीडर है ना, वो जब भी कोई स्टेटमेंट देगा, तो वो बड़ी सोच-समझ के और जाँच परख के बात करेगा। वो इस तरह की बात कभी नहीं कर सकता और मेरा ख़्याल ये है कि ये बात अब काफ़ी हद तक वाज़ेह हो चुकी है। और हामिद मीर का जो भी स्टांस था वो अब बिल्कुल ही समझ लें कि बिखर गया है वो, उसकी कोई अहमियत नहीं है। तो मेरा ख़्याल है कि अब चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर हो चुकी हैं इस हवाले से। ये लेकिन एक वसीम अलहदा साहब बात है जी, जी, आप पहले पूरा कीजिए फिर मैं आपसे मैं एक ये सवाल कह रहा हूँ करूँगी। कि देखिए ना अब हामिद मीर अगर हठधर्मी इख्तियार करता है हुँ, तो वो बात खुल के सामने आ जाएगी, ऐसी कोई बात हुई नहीं। जी। अर्बन नक्सल्स की तो बात हो ही नहीं रही थी उस तरह से कि जी ये मिसाल के तौर पे ये जैसे अब इन्फिल्ट्रेटर्स मैं कहा यहाँ गया पे वसीम साहब सलमान थोड़ा-सा यहाँ पे वाज़ेह कर देती हूँ कि वो जो मोदी जी ने जिस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कही रैली के दौरान, अर्बन नक्सल की जो सोच वाले लोग हैं क्योंकि वो जो पूरा भाषण था उसमें जो राहुल गांधी ने वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन को लेकर बात कही थी कि हम लोग अगर सरकार में आएँगे तो अमीरों से जिनके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी है या जिनके पास जो भी रिसोर्सेज़ है उनको इकट्ठा करके सब लोगों में बराबर बाँट दिया जाएगा।
तो उस कॉन्टेक्स्ट में वो बात कही थी प्रधानमंत्री मोदी ने निशाना साधते हुए कि जो अर्बन नक्सल वाली सोच के लोग हैं, वो लोग जिन्होंने कमाकर घर बनाया है, प्रॉपर्टी, कारोबार, ज़ेवर और जो भी ज्वेलरी बनाई है, उसको छीन कर और लोगों में बाँटेंगे क्योंकि भारत में जो घुसपैठ है, वो बहुत ज़्यादा है। वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल में बंगाल और रोहिंग्या और भी जितने भी बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं, वहाँ पर लगातार इस तरह की घुसपैठ बढ़ रही है। तो उन लोगों को कहीं न कहीं कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ का समर्थन है, सहारा है और 70 के दशक में भी वेस्ट बंगाल में वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन हुआ था और जिसका असर हम आज वेस्ट बंगाल में देखते हैं कि वेस्ट बंगाल की जो स्थिति है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये पूरी बात थी, उसको बिना समझे हामिद मीर साहब ने उसको पतंग की तरह उड़ा दिया। इस जो बात हामिद मीर साहब ने की, उसका असर पाकिस्तान में किस तरह के रिएक्शंस आए? क्या उसका रद्द-ए-अमल क्या किस तरह की चीज़ें आपको देखने के लिए मिली, इस बयान के देखिए आने के ना, बाद? शुरू में तो हर बंदा जो था वो बहरहाल एक इसको मुख्तलिफ अंदाज में देख रहा था कि जी, ये क्या बात हो रही है, इसका क्या असर होगा। लेकिन वो फिर आहिस्ता-आहिस्ता लोगों को समझ आ गई कि ये इस तरह का कोई इश्यू है नहीं है, ये बिल्कुल मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। इनिशियली कुछ लोग थोड़े से स्केप्टिकल थे, लेकिन बाद में फिर जब उन्हें पता चला कि ये जो टर्मिनोलॉजी है, ये गलत कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल हो रही है, वो लोग काफ़ी अब क्लियर हो गए इस हवाले से। तो अब प्रेज़ेंटली तो कोई ऐसा इश्यू है नहीं, चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। जी, अंबर। जी। लेकिन अगर हम सोशल मीडिया की पूरी बात करें और सोशल मीडिया से कहीं न कहीं जो इन्फॉर्मेशन है या एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन है, सोशल मीडिया ने काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा उसको बड़ा आसान किया है। गाँव, खेड़े, हर जगह दूर-दराज तक मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट ने लोगों की ज़िंदगी जहाँ तक आसान की है, साथ-साथ उसके काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं, जिसका असर लोगों की ज़िंदगी पे थोड़ा हम नेगेटिवली भी देखते हैं। आप इसको किस तरह से देखते हैं? जी, मेरे ख़्याल में देखिए ये तो एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जब भी होती है, जिस भी सोसाइटी में होती है, तो उसका असर फिर आपके सोसाइटी पे होता है, आपकी सोशल वैल्यूज़ पे होता है, सोशल रिलेशंस पे होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये तो एक नेचुरल जो एवोल्यूशनरी प्रोसेस है, उसका हिस्सा हैं। तो जब भी कल्चरल लेवल पे कोई तब्दीली आएगी, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल है, चाहे वो तो वो फिर डेफ़िनेटली आपके सोशल रिलेशंस को भी इफ़ेक्ट करेगी और आपका मेल-जोल, आपकी वैल्यूज़, आपके सोशियो इकोनॉमिक रिलेशंस ये सारे इफ़ेक्ट होंगे उससे। तो डेफ़िनेटली ये जो एक टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन आ रहा है, तो वो सोसाइटी में तब्दीली भी लेके आता है, वैल्यूज़ बदल जाती हैं और लोग चीज़ों को बिल्कुल एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में देखने लगते हैं। तो ये तो जी एक हिस्सा है इंसान की कल्चरल एवोल्यूशन का और ये बिल्कुल ये जारी रहता है और जारी रहना चाहिए ये। ग्रोथ के लिए आपकी एक नए पर्सपेक्टिव्स आपके सामने तभी आते हैं कि अ, आप एक्सप्लोर करें नए एरियाज़ को और स्टेट और सोसाइटी के लेवल पे तब्दीली आए और आप उसे एक्सेप्ट करें। तो ये मेरा ख़्याल है ये एक प्रोसेस है और ये चल रहा है और ये चलता रहेगा। जी, अंबर। जी, बिल्कुल आपने सही कहा लेकिन ख़ास तौर से अगर हम मास मीडिया की बात करें या फिर जो मासेज़ हैं उनकी बात की जाए, कहीं न कहीं दोनों ही तरफ से उसका हम असर जैसे कि पॉज़िटिव बहुत सारे हैं, लोगों की ज़िंदगी बदली है, लोगों की ज़िंदगी पे बड़ा असर पड़ा है, लोग पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। लेकिन मिस इन्फॉर्मेशन और उसका गलत इस्तेमाल भी बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। चाहे हम किसी की पर्सनल या प्राइवेसी की बात की जाए, उसको कहीं न कहीं वायलेशन उसका भी नज़र आता है और कहीं न कहीं जो मिस इन्फॉर्मेशन है, वो बड़ी तेज़ी से वायरल हो जाती है। जैसे कि हम हामिद मीर वाले केस में भी करें या इस तरह की बहुत अक्सर ऐसी खबरें होती हैं, जिसको हम बड़ी जल्दी से वो वाइड स्प्रेड हो जाती हैं और उसका असर कहीं न कहीं जो रिलेशंस हैं, चाहे पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट की बात की जाए या फिर जो कंट्री है उनके आपसी रिश्तों की बात की जाए। हालाँकि भारत-पाकिस्तान के रिश्ते बेहतर नहीं बट फिर भी जो लोगों के आपस में रिश्ते हैं, कॉन्टैक्ट्स हैं वो तो काफ़ी घनिष्ठ हैं अभी भी
बावजूद इसके कि भारत पाकिस्तान के बीच रिश्ते बेहतर नहीं है। आप क्या कहते हैं? जी, बिल्कुल। मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ कि सोशल मीडिया का नेगेटिव इन्फ्लुएंस भी सोसाइटी में आपको नज़र आता है। यानी जैसे यही अभी आपने एग्ज़ाम्पल दी और इस तरह की बेशुमार एग्ज़ाम्पल्स हैं, उसमें ये किया जाता है जी कि फ़िल्मों के मनाज़िर वहाँ से लेके और वो दिखाए जाते हैं जी कि फ़लाँ जगह में फ़लाँ मुल्क की फ़ौज जो है ये ज़ुल्म कर रही है लोगों के ऊपर और ये देखिए जी ये हो रहा है। मुख्तलिफ ऐसे भी हुआ कि ड्रामे थे, कोई अरब प्लेयर्स थे, तो उनके अंदर से शॉट्स निकाल के तो वो दिखाए गए जी कि ये देखें जी ये जो इज़राइल की आर्मी है ये ऐसे कर रही है। और बहुत सी चीज़ें मिसाल के तौर पे पुरानी वीडियोज़ उठा के तो वो ऐसे लगा दी जाती हैं जैसे कि ये आज या कल का वाक़या है। तो मिसयूज़ तो डेफ़िनेटली है जी सोशल मीडिया का। मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है। लेकिन मेरा ख़्याल ये है कि इसके लिए ज़रूरी ये है कि जो डेफ़ेमेशन लॉज़ हैं उनको स्ट्रेंथन किया जाए। बजाए इसके कि आप सख्ती करना शुरू कर दें, आप लोगों पे मुकदमे बनाना शुरू कर दें जी कि ये तो जी इसने टेररिज्म किया है, इस बंदे ने ये किया है, ये इंसाइटमेंट टू वायलेंस है, लोगों को गिरफ्तार करें, गिरफ्तार करके उन पे केसेस बनाएँ और उनको जेलों में डालें। ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई महज़ब अंदाज़ नहीं है। मिसयूज़ ऑफ सोशल मीडिया तो दुनिया में हर जगह पे होता है, लेकिन इस अंदाज़ में आप हैंडल नहीं करते। आप डेफ़मेशन के जो लॉज़ हैं, उनको आप स्ट्रेंथन करें और उनको आप इस्तेमाल करें, बजाए इसके कि लोगों पे सख्ती की जाए और आप मॉनिटरिंग शुरू कर दें मुख्तलिफ यानी या बैन कर दें। आप जैसे अभी ट्विटर जो है वो अब बैन था, आज तो खुला हुआ था। अदरवाइज़ तो ट्विटर जो है वो बैन है, अभी ऑफ़िशियली तो कोई अनाउंस नहीं किया इन्होंने कि वो खोल दिया या नहीं। तो मेरा ख़्याल है कि ये अब सोसाइटी में भी काफ़ी अवेयरनेस आ गई है कि क्या चीज़ दुरुस्त है और क्या चीज़ दुरुस्त नहीं है, झूठ पे मबनी है। तो इसके लिए आप मेरा ख़्याल है कि सोशल मीडिया पे पाबंदियाँ किसी सूरत में नहीं होनी चाहिए। आप सिर्फ़ जो जी। है वो डिफ़ेमेशन लॉज़ को स्ट्रेंथन करें और लोगों को जो वो कहते हैं वो कहने दें। जी। लेकिन वसीम साहब मैंने 9 मई वाला जो इंसिडेंट पाकिस्तान में हुआ, उसके बाद बहुत सारे लोगों के ऊपर केसेस लगे, बहुत सारे जो पॉलिटिकल लोग थे, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और जो सोशल एक्टिविस्ट जो सोशल मीडिया पे लिखते हैं, बहुत सारे लोगों के ऊपर बड़े भारी केसेस लगाए गए पाकिस्तान के अंदर। लेकिन जब हामिद मीर जैसे सीनियर जर्नलिस्ट इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं और अक्सर इस तरह की चीज़ें होती हैं, उन पर तो कोई केस नहीं लगता, उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होती। आम लोगों के ऊपर मिलिट्री ट्रायल तक की बात हो जाती है। बस वो सिलेक्टिविटी फिर आ जाती है ना वहाँ पे कि एक बंदा जो बात कर रहा है, वो बात अगर डैमेज नहीं कर रही ताकतवर हलकों को, तो उसको जाने दिया जाता है। अब अगर कहीं डैमेज करती है तो फिर पकड़ लिया जाता है उन लोगों को। तो हामिद मीर ने कोई ऐसी बात तो नहीं की ना जो ताकतवर हलकों को नागवार गुज़रे, तो उसको तो उन्होंने जाने दिया। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे असद तूर ने कोई बात की, तो असद तूर को पकड़ लिया गया और जेल में बंद कर दिया गया, मुकदमे बना दिए गए। तो वो एक थोड़ा-सा वो सिलेक्टिव ट्रीटमेंट जो है ना, वो तो हमें नज़र आता है जी, वो तो मौजूद है। लेकिन वसीम साहब बस हामिद मीर का जो स्टांस था मोदी जी का या मिस इंटरप्रिटेशन जो मोदी जी के बयान की रही, उससे अगर भारत में दंगे हो जाते या पाकिस्तान में भी कुछ हो जाता, तो उसकी ज़िम्मेदारी किस पे आती है? देखिए, वो तो डेफ़िनेटली मैं समझता हूँ कि वो तो हामिद मीर पे आती है और उसको चाहिए कि वो एक अब डिस्क्लेमर जो है, वो भी सोशल मीडिया पे लगा दे कि यार ऐसा नहीं, ऐसा है। तो अब चूँकि यानी वाज़ेह तौर पे अब वो चीज़ क्लियर हो चुकी है, तो मेरे ख़्याल में उसको ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करना चाहिए और इस चीज़ को सोशल मीडिया पे बताना चाहिए जी कि मैं अर्बन नक्सल को मैं अरबियन नस्ल समझा, ठीक है। हालाँकि अरबियन नस्ल की बात नहीं हो रही थी। तो ये तो उसका फ़र्ज़ है, ये तो जर्नलिस्टिक एथिक्स
में भी मेरा ख्याल है चीज़ शामिल है कि आप चीज़ों एब्सोल्युटली। को आप अगर कोई गलती हो गई है आपसे तो आप आके वो क्लियर करें उस बात। अगर माफ़ी नहीं माँगनी तो कम से कम क्लियर तो कर देना कि यार मैं गलत समझा था इस बात को। और लोग मेरा जी। ख्याल है उन्हें बता भी रहे हैं कि यार आप गलत समझे थे। तो बहरहाल लोगों को इतनी समझ तो है और चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर हो चुकी हैं उस हवाले से। जी, जी, अंबर। लेकिन एक बात है वसीम साहब, भारत के अगर मुसलमानों की बात की जाए तो लगभग 20-22 करोड़ मुसलमान हैं और जिसमें से जो 80-90% मुसलमान हैं वो इंडियन नेटिव्स हैं जो कन्वर्ट होकर इस्लाम में आए, मुसलमान बने। जिसका मतलब ये है कि वो अरबियन नस्ल तो बिल्कुल नहीं है। जो कुछ चंद लोग आते हैं जिसमें से कुछ ऐसी कास्ट हैं जो अरबी जिनको माना जाता है, उनको अगर डाला जाए तो पता नहीं कितने सौ साल हो गए जो लोग भारत आए और वो अपने आप को समझते होंगे, लेकिन जो पाकिस्तान के मुसलमान हैं वो भी नेटिव इंडियंस ही हैं। वो वो खुद को अरबी मानते हैं, लेकिन अरबी उनको कुछ नहीं मानते। ये बात बार-बार सामने होती रहती है। तो ये खुद को ज़बरदस्ती अरबों से रिश्ता, एक आइडेंटिटी क्राइसिस जो यहाँ के लोग हैं हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट के, खास तौर से पाकिस्तान के, उनके अंदर क्यों नज़र आती है, आप ये बताइए? बस वो देखिए ना, आइडेंटिटी क्राइसिस तो शुरू से रहा है ना हमारे यहाँ। और अब चूँकि जो ये अरब कल्चर है ये तो बाहर से आया ना, ये यहाँ की जो सब कॉन्टिनेंट का जो कल्चर है उसका हिस्सा तो नहीं था ये तो बाहर से इन्वेडर्स लेके आए, जो इन्वेड किया जिन्होंने और यहाँ पे लूट-मार की यहाँ पे आके और यहाँ के लोगों को फिर कन्वर्ट अ, होना पड़ा बहुत सी मजबूरियों की बिना पे, कन्वर्ट हुए वो। तो वो कन्वर्ट हुए तो फिर उसके बाद बहुत से लोगों ने कहा कि भई बात ये है कि हम अपने आप को अगर उनके साथ एसोसिएट करें, तो शायद हम ज़्यादा प्रेस्टीजियस हो जाएँ, हमारी ज़्यादा इज़्ज़त हो, ज़्यादा हम अपने आप को सुपीरियर साबित कर सकें इसी बहाने। तो फिर लोगों ने अपने आप को रिलेट करना शुरू किया। कुछ ने कहा जी हम तो अफ़गानिस्तान से आए थे, कुछ ने कहा हम ईरान से आए थे, कुछ ने कहा जी हम तो अरब से आए थे और हमारी जो पूरी वो एक नस्ल है और जो शजरा है वो तो कहीं और से मिलता है जाके। मेरा ख़्याल है ये सॉर्ट ऑफ इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स ही की एक शक्ल है कि अपनी मिट्टी से, अपनी ज़मीन से अपने आप को एसोसिएट ना करना, अपने आबाओ-अजदाद को ओन ना करना एक तरह से और उठा के एक और जगह से जो कि सैकड़ों हज़ारों मील दूर है, वहाँ से जाके कोई लिंक निकालना जी हम तो वहाँ से आए थे और हमारा ताल्लुक तो वहाँ से है और हम ये हैं, वो हैं। तो मेरा ख़्याल है ये एक बहुत ही एक अ, एक अजीब-सी एक इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार मुझे चीज़ नज़र आती है और अपने रूट्स के साथ एसोसिएट करें, अपने रूट्स को ओन करें, ठीक है? तो इसकी ज़रूरत नहीं है बिल्कुल, बल्कि मेरा ख़्याल है आपको भी ज़ैदी नहीं लिखना चाहिए अपने नाम के साथ। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, बट मेरा नाम पहले से लगा हुआ है, बट मुझे कोई इस बात से कोई इतराज़ नहीं है क्योंकि मैं तो अपने आप को भारतीय मानती हूँ और मेरे लिए सबसे बड़ी और सबसे अहम पहचान यही है कि मैं भारतीय हूँ और मुझे इस बात पे बहुत फ़ख्र महसूस होता है, बहुत गर्व महसूस होता है कि मैं एक भारतीय हूँ। इससे बड़ी पहचान हो ही नहीं सकती और सबसे बड़ी पहचान आपको आपका देश ही देता है। आप कहीं पे भी जाएँ, तो आपके चेहरे पे लिखा होता है कि आप कौन हैं। आप भी बाहर जाते होंगे, तो आपको शायद लोग इंडियन ही समझते होंगे कि ये इंडियन है। पाकिस्तान शायद लोग नहीं इतनी जल्दी एड्रेस आइडेंटिफाई कर पाते हैं, कनेक्ट कर पाते हैं। बहुत सारे पाकिस्तानी भी जो यूएस, यूके इधर-उधर रहते हैं, तो खुद को इंडियन ही बताते हैं। इनफैक्ट रेस्टोरेंट्स पे इंडियन रेस्टोरेंट लिखते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो हैं, तो जो पहचान है वो तो रहेगी। उसको अगर आप एक्सेप्ट कर लें अ, तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए भी और वैसे भी कहा जाता है कि जो लोग अपनी पहचान को एक्सेप्ट नहीं करते, जो अपनी ज़मीन से जुड़े नहीं होते, तो शायद उनकी पहचान कभी बन भी नहीं पाती और यही शायद पाकिस्तान के साथ हुआ भी है क्योंकि पाकिस्तान ने आज तक अपनी हिस्ट्री को, अपनी ओरिजिन को एक्सेप्ट नहीं किया। वो उसको सीधी तरह से डिस्कार्ड करते हैं। इस पे नहीं, पाकिस्तान नहीं में काफ़ी लोग आवाज़ क करते रहे हैं, कभी करते हैं, कभी नहीं करते, कभी करते हैं, कभी नहीं करते।
कभी साड़ी यहाँ पे पहनी जाती थी, फिर एक दौर हुँ। आया उन्होंने कहा नहीं यार साड़ी जो है ना ये तो हमारा विरसा नहीं है, इसका ताल्लुक तो कहीं और से है, फिर साड़ी जो है उस पे इतराज़ हो गया। औरतें तो बिंदी सलवार सूट लगाती कहाँ से आया थी, था फिर उस उनके पे पीछे इतराज़। फिर? मैं वही कह रहा हूँ ना कि वो कभी करते हैं, कभी नहीं करते। यानी मतलब आइडेंटिटी क्राइसिस तो डेफिनिटली है, टू ठीक है मच ना? कन्फ्यूजन। अब कन्फ्यूज़न है, बिल्कुल है। मतलब अपने आप को किससे एसोसिएट करना है? यानी आपने वो शटलकॉक बुर्का जो है, वो आपके कल्चर का हिस्सा है या वो काला बुर्का है या चादर है या दुपट्टा है या दुपट्टा भी नहीं पहनना, ये कौन से कपड़े पहनने हैं, किस तरह के? तो वो तो एक शुरू से हमारा ये मसला रहा है क्राइसिस का, आइडेंटिटी क्राइसिस का। स्ट्रॉन्ग जी। इश्यू एक रहा है। कौन से कपड़े आपने पहनने हैं, यानी फिर ये हुआ कि ज़िया उल हक के दौर में जनाब वो हम कुछ और कल्चर बन गया, फिर मुशर्रफ आया तो मुशर्रफ के दौर में फिर कल्चर कुछ और था। तो वो वक़्तन-फ़वक़्तन तब्दीलियाँ आती रही हैं, लेकिन जो कल्चरल आइडेंटिटी का क्राइसिस है, वो अभी तक भी परसिस्ट कर रहा है। वो मौजूद है अभी भी। तो आप ये नहीं कह सकते कि अब हम उससे पीछा छुड़ा चुके हैं, अभी भी वो मौजूद है। इसीलिए फिर वो कभी अरबों के साथ और कभी तुर्कों के साथ, कभी ईरानियों के साथ, कभी अफ़गानों के साथ अपने आप को एसोसिएट करते हैं। तो जबकि देखिए हमारा जो कल्चर है, हमारी जो रूट्स हैं, वो तो इस ज़मीन के साथ हैं। इसके साथ अपने आप को एसोसिएट करें और अपनी पहचान बनाएँ इसको। ये होना चाहिए बजाए इसके कि आप उठ के जनाब वो कहीं और चले जाएँ। और उन लोगों से एसोसिएट करें जो आप अब जो अपने आप को आपसे एसोसिएट नहीं करते, वो आप एब्सोल्युटली। अपने आप को एसोसिएट नहीं करते, आप करते हैं, वो नहीं करते। हाँ, तो मेरा क्योंकि ख़्याल है सच्चाई कि तो ये यही है। बिल्कुल, सच्चाई भी यही है क्योंकि ओरिजिन आपकी भारतीय है, आपकी ज़मीन, आपकी पहचान, आपका डीएनए सब कुछ ये है, धर्म आपका एक हो सकता है लेकिन आपकी पहचान तो वो नहीं है और आप अगर अपनी पहचान को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो आप खुद ही डिनायल में जी रहे हैं और कब तक आप इस डिनायल में जीकर नस्लों को यूँ ही बर्बाद करते रहेंगे। वसीम साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया आप इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े। बहुत अहम और बहुत इंटरेस्टिंग चर्चा आपके साथ रही। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। थैंक यू जी।